चलिए बच्चों, लास्ट पार्ट जो है वो फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 61 है ना। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, तो बेटा एफडीआई में एक्चुअल असेट्स क्रिएट होते हैं, जबकि एफपीआई में सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स यानी कि शेयर्स वगैरह क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली 61 का आंसर जो है वो ए है। 62 जो है, foreign corporations invest in India to benefit from countries' particular investment privileges, है ना, such as tax breaks and comparatively lower salaries, है ना। ये जो टाइप का इन्वेस्टमेंट है ये क्या है ना। तो बेटा ये एफडीआई है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इंडिया में वो आ रहे हैं बिजनेस करने ताकि टैक्स ब्रेक्स का फायदा ले पाएंगे। टैक्स ब्रेक का फायदा, लोअर सैलरी का फायदा कब मिलेगा? जब वो प्रोडक्शन करेंगे, एसेट खरीदेंगे। तो जो असेट खरीदना या ये होता है एफडीआई होता है ना। ये प्योर नाम है, वैसे जॉइंट वेंचर भी होता है, समझ में आ रहा है, लेकिन जॉइंट वेंचर एक्चुअली में कोलैबोरेशन का ज्यादा रहता है, तो ज्यादा बेहतर आंसर इज सी। ठीक है, उसके बाद टैरिफ विद डब्ल्यूटीओ मेंबर बाइंड्स इटसेल्फ विद लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज टैरिफ अबव द सर्टेन लेवल। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं अगर आपको याद हो? लीगल कमिटमेंट उससे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। इसको बाउंड टैरिफ बोला जाता है। ठीक है ना, है ना। अच्छा, ये ना मोस्ट फेवर मोस्ट फेवर्ड नेशन भी कहलाता है। ठीक है ना, पर वो प्रिफर्ड टाइप का कुछ रहता है, बहुत एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इसका बाउंड टैरिफ है जहां तक। ठीक है, एक बार और चेक कर लेना इसको बुक में, जहां तक मेरे हिसाब से इसका बाउंड टैरिफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टेक्निकल बैरियर्स टू। टेक्निकल बैरियर्स में क्या कवर होगा? फूड प्रोडक्ट, नॉन फूड प्रोडक्ट, है ना, ओनली टेक्निकल स्टैंडर्ड या फूड और नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट, तो सारे कवर्ड होते हैं इसमें। ठीक है ना, टेक्निकल बैरियर में कुछ भी कवर हो जाएगा, कुछ भी टेक्निकल एरर निकाल करके वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। चलो, what term is used for the rate between currencies y and z? ठीक है, which is derived from the given rates of another set of two pairs of currency, है ना। क्या टर्म यूज होता है for the rate between currencies y and z, which is derived from the given rate of another set of two pairs of currency, say x y and x and z? तो इसको क्रॉस रेट बोलता है। ठीक है, जो इस तरीके से निकलता है, मुझे लगता है कॉमन सेंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस रेट बोलते हैं उसको। चलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का कौन सा फीचर था इनमें, है ना। इसमें एक्चुअली में बहुत कॉमन है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह जो है वो कहाँ पर यूज की गई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे मेन फीचर एक्चुअली में यही था। ऑन विच डेट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड? ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई थी 24 जुलाई 1991, है ना। वही 1991 में नया हमारा बजट आया था, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो भी इस समय आई थी। ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर क्या है बेटा? ऑन विच डेट द एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अभी नीति आयोग है, बात सेम है, बस हिंदी कर दिया है उसका। तो 1 जनवरी 2015 से जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या हो गया बेटा? नीति आयोग। ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर विच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एज इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एंड हेल्थ। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कौन प्रमोट करता है? ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है ना। तो अगर आपको हिंदी भी पता होगी तो आप इसका बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? परंपरागत, मतलब पुराने तरीके से करना। ठीक है ना, जो परंपराएं चली आ रही थी उसके हिसाब से। 70 वाला देखो, 70 वाले का जो है, विच इनिशिएटिव एम्स एट एम्पावरिंग एमएसएमई। एमएसएमई को कौन एम्पावर कर रहा है? तो एक तो देखो, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं स्टार्टअप एक्चुअली में। वैसे देखा जाए ना, इतना जेनरिक क्वेश्चन है, सब चीजें इसका आंसर हो सकती है। ठीक है ना।
बट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है ना, जो स्टार्टअप इंडिया है। ठीक है, मेक इन इंडिया भी है, मतलब अब क्या बोले, वैसे तो इसके सारे ही हैं, ठीक है। चलो 71 जो है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ये सब किसमें कवर होती है? टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत कॉमन है, ठीक है ना, ये सब सर्विस वाले हैं, ठीक है बच्चों। DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? DPIIT का फुल फॉर्म आपका क्या है? डायरेक्टर ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। वो बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक यही है, ठीक है। अच्छा, अब मिथेनॉल इकोनॉमी का क्या एम नहीं है ना, एक वेब सीरीज में भी इसको कवर किया गया है वैसे, मिथेनॉल प्रोडक्शन को, ठीक है ना। तो ये तो कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स इनटू मेथनॉल ये भी है, और ग्रीन हाउस का एमिशन, कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मेथनॉल, इंडस्ट्रियल वेस्ट को मेथनॉल में नहीं बदल सकते, बदल सकते तो इंडस्ट्री वाले खुद ही कर रहे होते हैं ये काम, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? टू फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा, तो ये बहुत वो वाला है, किसी ने पढ़ा होगा तो ही उसको याद होगा, ठीक है। चलो, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट, ठीक है ना, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट पब्लिश इन नवंबर 22, वो किसने पब्लिश की थी बेटा? वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, नवंबर 22 में लेटेस्ट है। अब देखो, सेरा एक लेमनेड स्टॉल चला रही है, अब उसका डिसीजन मेकिंग है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है, तो वो कौन से इकोनॉमी में, वो मोहल्ले की इकोनॉमी में कवर होगी, तो मैक्रो ग्लोबल नेशनल तो होगी नहीं, वो माइक्रो इकोनॉमी ही बोला जाएगा, है कि नहीं, स्मॉल स्केल में, बहुत छोटे लेवल पर वो कर रही है। इन विच इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज कैपिटल आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, ये बहुत कॉमन है, कम्युनिस्ट इसको कहा जाता है ना। अच्छा, सॉरी, इसको इसको ना सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा सर, ठीक है। तो ठीक है ना, तीन टाइप के हैं आपके, कम्युनिस्ट भी बोल सकते हैं, वो कम्युनिटी वर्ड यूज किया है ना, तो इस कारण से, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी? तो टोटल अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ऑप्शंस पढ़ लो तो समझ में आ जाता है कि इजी है, थोड़ा सा टफ नहीं है, ठीक है। चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, देखो इसके दो आंसर्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी आएगा और अप्लाइड भी, उसका ज्यादा बेहतर आंसर अप्लाइड इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं अपन, समझ रहे कि इकोनॉमिक्स को एक्चुअल बिजनेस में अप्लाई करना। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी हो सकता है इसका आंसर क्लियरली, क्योंकि मैनेजर्स यूज करते हैं, तो अब इसको क्या ही बोला जाए, ठीक है, ज्यादा बेहतर आंसर इसका यही होगा, ठीक है। ट्रिकी रहते हैं क्वेश्चन, जैसे रहते हैं इसके दो दो पॉसिबल आंसर अजम्पशन बेस्ड होते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है? -1.2, है ना, और अगर प्राइस प्रोडक्ट की कितनी इंक्रीज करिए? 5%, तो है ना, देखो प्राइस इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब मोर इलास्टिक है, मतलब डिमांड ज्यादा चेंज होगी, है ना,
मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वुड इंक्रीज। नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा ओवरऑल वो, अच्छा प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है तो लोग कम खरीदेंगे, लेकिन इतना कम नहीं खरीदेंगे, है ना। इसको करके देख लेते हैं। देखो, मान लो कि 100 रुपए का है, डिमांड 100 यूनिट्स की है, प्राइस भी 100 है ना, सिंपल कर लेते हैं। 5% प्राइस बढ़ाते हैं, 105 हो गया, है ना। अच्छा, खर्चा कितना था? 10,000। और डिमांड में कितना चेंज आएगा? 5 इंटू 1.2, है ना, 6 का चेंज आएगा, मतलब डिमांड विल बी 94। 94 इंटू 105, 9870। हाँ, तो डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ, तो टोटल रेवेन्यू को डिक्रीज, बट द प्रॉफिट में इंक्रीज, है ना, प्रॉफिट में इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्राइस आप बढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है, कम यूनिट्स बन रहे हैं तो हो सकता है कि कम कॉस्ट लगे, ठीक है। और हो सकता है प्रॉफिट भी डिक्रीज हो, उसको बिल्कुल पक्का तो नहीं बोला जा सकता, ठीक है। चलो, प्राइस इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिक्रीज डिटर्मिन्ड बाय, ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे होता है? मार्केट फोर्सेस से, ठीक है। With respect to properties of indifference curve, which of the following statement is false? इसमें से कौन सा रॉन्ग? तो बहुत सिंपल है यार, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व, ये थोड़ी है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन बताता है, इंटरसेक्टिंग तो होता ही नहीं है, तो हमारा असम्पशन होता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 83 का क्या है? द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, at this price the quantity supplied is 500, the price elasticity of the supply is 1.25, at what price the quantity supplied be 20% more, है ना। तो यार 10 रुपए की प्राइस में कितना है? क्वांटिटी बढ़ी मतलब कि प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड है ना, तो वो बढ़ रही है मतलब प्राइस भी बढ़ी होगी, है ना। और प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है? 1.25, मतलब 25% का ना चेंज है, तो 4, ठीक है। इसका आंसर आपका 11.60 आना चाहिए, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, देखो प्राइस इलास्टिसिटी 1.25 है, तो जो यूनिट्स हैं उसमें 20% बढ़ेगा, है ना, +20%, तो हो गया 600, है ना। तो चेंज कितना आया? 100 का, ठीक है। इलास्टिसिटी 1.5 है, तो 20% इंटू 1.25, है ना। तो 25% का चेंज किस में आएगा? प्राइस में। 25%, अरे सॉरी, 1.25 है ना, तो मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज है, मतलब कि ये 25% है, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 125%, कितना हुआ? 24%,
1.25 एक सेकंड. At this price elasticity is 1.25 है ना. प्राइस इलास्टिसिटी 1.25 है, मतलब कि सप्लाई में ज्यादा चेंज आया है ना. 25% ज्यादा कर, तो 600 है ना. 20 डिवाइड बाय 1.25, 16% का. हाँ, तो 16%, हाँ 11 ठीक है. तो उसमें 16% का चेंज आएगा, तो 10 का 1.6 जाएगा. ठीक है. चलो, एक्स और वाई आर रिच राइवल्स. पार्टी में एक्स ने क्या किया, एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी, और वाई जो है उसके पास भी सेम ड्रेस है, तो डिसाइड्स टू रिजेक्ट, है ना. तो वो जो है वो और बड़ी वाली, और ज्यादा वो खरीदेगा. अब बेटा यहाँ पर देखो कितना खतरनाक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि ये स्नॉब की भी फील दे रहा है. समझ में आ रहा है. ये दे स्नॉब की भी फील रहा है, क्योंकि सेम सेम है, हमको यूनिक होना है. समझ में आ रहा है. पर ये इतना कॉमन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक्सपेंसिव ड्रेस है. अब डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जब वो ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद रहा है, तो बेसिकली ये वेबलेन इफेक्ट है. समझ में आ रहा है. बहुत कठिन है ये इस तरीके से. समझ में आ रहा है. ठीक है ना. बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा. चलो, 85 का जो है ना, क्या बोल रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेड किसकी होती है, लग्जरी की. ग्रेटर देन वन इनकम इलास्टिसिटी किसकी होती है, लग्जरी की. तो डिमांड फंक्शन जो है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, वो इस तरीके से बताया हुआ है. तो प्राइस 10 है, तो यहाँ 10 रख दो, तो 1000 माइनस 500, 500 हो गया. डिमांड 500 हो जाएगी, है ना. और दो अलग अलग प्राइस रख करके देख लो. पहले आपने 10 रख ली, है ना. और पहले, मतलब अगर आप अलग रख लोगे, ठीक है, मान लो कि 2 रख ली, तो 100 हो जाएगा, है ना. 1 रखी तो 1 रखी तो 950, 2 रखी तो 900. ठीक है. बिल्कुल इक्वल वाला चेंज आ रहा है, इसका आंसर 1 होना चाहिए. ठीक है ना. चलो, 87 देख लो. Which tool does the ordinary utility approach uses to analyze consumer behavior and is based on consumer preferences? ठीक है. बहुत सिंपल है ये, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आंसर है. The price of 1 kg of tea is 50. At this price, 10 kg of tea is demanded. If the price of coffee rises from 30 to 40, ठीक है, the quantity demanded of tea rises from 10 kg to 15 kg. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगा. ठीक है. तो बहुत सिंपल है वैसे, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. 1 kg का प्राइस 50 है, और टी के प्राइस पे, है ना, कॉफी का प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा, 30 से 40 हो गया, इसका मतलब कि 33% से बढ़ा. और क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 10 से 15, तो ये भी एक तरीके से, नहीं, ये 50% से बढ़ा. 33 और वो 15% से बढ़ा, तो डबल का इफेक्ट आ गया, तो 1.5, है ना. और टी और कॉफी को ये लोग कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट है, तो इसका आंसर होगा सी, +1.5. ठीक है. एक में 33% का चेंज है, एक में 50% का चेंज है, और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव आएगा. ठीक है. सिंपल है. द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 60%, and change in advertisement expenditure is 20%. Then what will be the
एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कितना है, 60%। मतलब 20% का चेंज किया तो 60% का चेंज आएगा, 3 गुना ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 3। आ रहा है समझ में, 3 टाइम्स का चेंज है किसमें, एडवर्टाइजमेंट मतलब इलास्टिसिटी में। डिमांड में 3 गुना चेंज आ रहा है जितना चेंज इसमें एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी यही बताती है कि एडवर्टाइजमेंट में 1% चेंज है तो कितने परसेंट चेंज तुम्हारा ये डिमांड में आ रहा है। ठीक है, चलो। At higher levels of output, average total cost and average variable cost come closer. ठीक है, ये अपन लोगों ने बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो है बहुत छोटा परसेंटेज आता है इवेंचुअली। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत कम बचती है। ठीक है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कौन, देख रहे हो, ए ऑप्शन जो है बहुत दिमाग से बनाया इन लोगों ने। ठीक है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। फिर एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज लाइकली टू अकर। कंज्यूमर सरप्लस कब बढ़ेगा, प्राइस राइज में तो नहीं होगा। जब फॉल होगी, प्राइस अगर गिर जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस होता ही क्या है, प्राइस ही इज विलिंग टू पे माइनस प्राइस व्हाट इज एक्चुअली पेस। ठीक है ना, तो प्राइस गिरी तो कंज्यूमर सरप्लस का दायरा बढ़ जाएगा, सिंपल है। हाउ इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक सेंस डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन अ हाउस होल्ड, है ना। तो how is production in the economic sense distinguished from non market activities? ठीक है, ये कैसे करोगे, एक्सचेंज इन द मार्केट, मार्केट में हो रहा है तो उससे आप कर लोगे, बाकी तो सब पर्सनल वाले दिए होंगे। ठीक है, 93, a firm produces 5 units of output at an average rate of ₹4 per unit. For production of 10 units of average output, average cost is ₹7। Average variable cost for producing 10 units of output है, बहुत सिंपल है वाला, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे इवेंचुअली मुझे लग रहा है 5 आ जाएगा, है ना। टोटल्स निकालो, बहुत ही सड़ा है ये वाला। ठीक है, अब ये देखो, ये इसको यूज करना है 94 95 को आंसर करने के लिए, है ना। थर्ड लेबर के लिए क्या बताना है, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसको पूरा बना लेते हैं। 1 का 20 20 हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 और ये 30, है ना। फोर्थ है तो 3 4 12, तो मार्जिन हो जाएगा 30, है ना। चलो, एवरेज प्रोडक्ट इसका कितना होगा बेटा, 30। और मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड लेबर का कितना होगा, 30, है ना। चलो, फिर क्या है, 96, व्हाट इज द मेन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है, इसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। सिंपल बात है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में तो यही होता है, देखो दो होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न्स। उसको मेनली मार्जिनल के पॉइंट ऑफ से बोलते हैं, है ना, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स। चलो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन range of output but suddenly jump to a new higher level when output goes beyond a certain level? ठीक है ना, तो क्या टर्म यूज होगा टू डिस्क्राइब कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट, मतलब कुछ टाइम तक तो फिक्स रहते हैं, उसके बाद फिर एकदम से बढ़ जाते हैं, तो ये स्टेयर स्टेप होते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, कि पहले है और फिर एकदम से बढ़ जाते हैं, स्टेयर्स जैसे, कॉमन सेंस से भी कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट। सिंपल है, वेजेस पेड टू वर्कर, ये इम्प्यूटेड नहीं है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है, रिसर्च कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होती, है ना, पीएनएल में जाती है ये।
ठीक है, ये सब पीएनएल वाले हैं, कॉमन कॉस्ट और ये सब। पर जो ए वाला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का कहाँ ही है। ठीक है, फिर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ संक कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो, संक कॉस्ट बेटा बेसिकली क्या होती है, संक कॉस्ट आपकी जो है, जो डूब गई गई तो मतलब जिसका रिकवरी, जिसको भूल जाओ, तो रिसर्च की कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ये आपकी गई तो गई। रेंट भी एक तरीके से आपका संक हो जाता है, लेकिन आगे का रोक सकते हो, है ना। तो रेंट अगर फिक्स है तो फिर वो संक कॉस्ट में आएगा, है ना। अगर ये फ्यूचर रेंट है तो इसको लेकर के डिबेट हो सकता है ना। 155 और 164 में से कोई एक होगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर रेंट को भी अगर आप जोड़ो संक में, कि भाई आप रेंट जो दे दिया उसका प्रोडक्शन से, मतलब जो पे कर दिया, अब उसका कोई रिकवरी नहीं है, अरे वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर रेंट आपका वेरिएबल होगा तो फिर होगा, मतलब आंसर बी या डी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादा प्रोबेबल है डी, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिकम रेलेवेंट, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सब शॉर्ट रन में ही होता है, तो इसका आंसर होगा इन द शॉर्ट रन, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। हमारी क्लासेस का नाम है हाईटेक्स, है ना। नेपियर टाउन में हमारी क्लासेस है, मेरा नाम है सी ए अजय अग्रवाल, ठीक है। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।